गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने स्टीरियो एस्पेक्ट पढ़ा था। आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स की। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में ख़त्म हो जाए चैप्टर। तो मेल्टिंग एंड सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या कहता है? सबसे पहले कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे with the increase in the number of carbon atoms, with the increase in number of कार्बन एटम्स, अगर कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे द मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस, तो मॉलिक्यूलर साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सो magnitude of van der Waals forces also increases, क्योंकि आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी होगी कि van der Waals forces is directly proportional to surface area डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता चला जाएगा, और मॉलिक्यूलर साइज बढ़ गया तो मतलब van der Waals forces बढ़ गए। So boiling point also increases, इसलिए boiling point जो है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलें, हम लोगों को पहले दिया गया CH3Cl, फिर दिया गया C2H5Cl, फिर दिया गया C3H7Cl, फिर बोला गया C4H9Cl। ठीक है, तो कहता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते चले गए वैसे वैसे साइज बढ़ता चला गया, और साइज बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे प्लस वन में भी कि van der Waals फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो आता है क्या, कि ब्रांच चेन कंपाउंड, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, ठीक है, हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांच चेन कंपाउंड हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन corresponding straight chain isomer। मतलब मान लीजिए अगर हम लोग फॉर आइसोमरिक एलाइड्स के लिए बात करें, आइसोमरिक मतलब आइसोमर मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो कह रहा है जब उसका स्ट्रक्चर बनाओगे आप लोग, तो हमने एक स्ट्रेट चेन आइसोमर बना लिया, एक ब्रांच चेन आइसोमर बना लिया। जैसे हम लोग लिखें, एक हम लोगों ने बना लिया 1-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, एक हम लोगों ने बना लिया 2-मिथाइल 2-क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, और पूछा गया कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर ब्रांचेज हो गई, पहले 4 का था 3 का हो गया, तो ब्रांचेज होने से क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब सरफेस एरिया कम हो गया तो van der Waals फोर्सेज कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने बोला कि van der Waals फोर्सेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। पहले स्ट्रेट चेन था, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा। सरफेस एरिया कम हो गया तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो ब्यूटेन का 1-क्लोरोब्यूटेन का ज़्यादा होगा किससे, 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन से। ठीक है, रीज़न क्या देखेंगे, बिकॉज ब्रांचिंग ऑफ चेन makes the molecule more compact, क्योंकि ब्रांचिंग होने से मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, एंड डिक्रीज द सरफेस एरिया।
जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा, एंड डिक्रीज द सरफेस एरिया by which van der Waals forces decreases जिससे van der Waals फोर्सेज जो है वो कम हो जाएंगे, एंड सो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो हम लोग बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी, कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पोलैरिटी पर भी डिपेंड करता है, पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या होगा कि जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी, एंड हाई मोलिकुलर मास, due to greater polarity and high molecular mass, the boiling point also increases। ठीक है, जैसे हम लोग देखिए पहले में क्या था कि नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स बढ़ रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला गया। उसके बाद क्या किया कि भैया 4-5 कार्बन चेन, मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन 4-5 कार्बन आइटम की चेन ले ली, उसकी स्ट्रेट चेन बना लिया, ब्रांच चेन बना लिया, तो ब्रांच चेन कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। उसके बाद बोलता है कि मान लीजिए हम लोग कहें कि भैया एक ही कार्बन है, और जैसे एक हो गया CH4, एक हो गया CH3F, एक हो गया CH3Cl, एक हो गया CH3Br, एक हो गया CH3I। बोला किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद बात करें, मान लीजिए एक दे दिया बेंजीन, एक दे दिया क्लोरोबेंजीन, एक दे दिया ब्रोमोबेंजीन, ठीक, एक दे दिया आयोडोबेंजीन, इसको मान लीजिए फ्लोरोबेंजीन ले लेते हैं और एक बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। ठीक है, अब कहता है नंबर ऑफ़ हेलोजन आइटम मान लीजिए बढ़ा देते हैं, जैसे एक ले लिया CH4, एक ले लिया CH3Cl, एक ले लिया CH2Cl2, एक ले लिया CHCl3, एक ले लिया CCl4। तो इसमें बताइए सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, CCl4 का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। ठीक है, तो 3 पॉइंट है। देखिए अगर नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स बढ़ रहे हैं तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम सेम है और एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच चेन है, तो जिसको ब्रांच चेन होगा उसका सरफेस एरिया कम होगा, सो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बोला गया कि नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम सेम है लेकिन हेलोजन चेंज कर दें तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, या फिर नंबर ऑफ़ हेलोजन आइटम बढ़ा दें तो भी मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बार बार आता रहता है उसके लिए कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर, देखिए आपको मिले होंगे कि ऑर्थो आइसोमर, पैरा आइसोमर, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है पैरा आइसोमर का आर कंसीडरेबली हायर देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, कि पैरा आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होता है किससे, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर से। क्यों, क्योंकि बिकॉज पैरा आइसोमर जो है इज मोर सिमेट्रिकल, पैरा आइसोमर जो है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। जैसे देखिए ये हम लोगों ने दैट इज़ ऑर्थो आइसोमर, ठीक है, एंड दैट इज़ क्या, पैरा।
ठीक है। तो पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल क्योंकि दोनों की डाइपोल्स अलग अलग हो गई तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल क्योंकि डाइपोल दोनों की अलग अलग हो जाएगी, और डाइपोल दोनों की अलग अलग डायरेक्शन में हो गई तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू कितना हो जाएगा, 0। तो बिकॉज पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल एंड लाइज बेटर इनटू द lattice and lies better into the lattice, so आराम से लैटिस में फिट हो जाता है और सिमेट्रिकल है। सो एज a result of better and close packing in lattice, so as a result of better and close packing in lattice, so as a result of better and close packing, the para isomer have high melting point and boiling point, कि पैरा आइसोमर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू बेटर एंड क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब उसके बाद जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है एक बार कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दैट इज़ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है किससे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन से या फिर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो रीजन क्या देंगे, बिकॉज पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल। मैं लिख नहीं रहा हूँ दोबारा से क्योंकि यही लिखना जो हमने लिखा कि बिकॉज पैरा आइसोमर इज more symmetrical and lies better into the lattice, so as a result of close packing the para dichlorobenzene has higher boiling point। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या आता है, एक पॉइंट और है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है also depends upon हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कह रहा है वो कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स विच शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो जाएंगे, तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है, ये फैक्टर यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है, जिससे क्या होगा कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या कहता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सॉल्युबिलिटी के लिए आपने एक रूल पढ़ा होगा दैट इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स is in accordance with the rule like dissolves like। ठीक है, like dissolves like मीन्स, इसका मतलब क्या है, मीन्स पोलर dissolves in polar एंड नॉन पोलर डिजोल्व्स इन नॉन पोलर, कि पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा।
अब कौन सा पोलर होता है, कौन सा नॉन पोलर होता है, ये आप लोग +1 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं आर नॉन पोलर, तो नॉन पोलर होते हैं तो वो नॉन पोलर में सोल्यूबल होंगे, ठीक है। अब कहता है एक पॉइंट और है यहाँ पर, कई बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ऑर्गेनिक बॉन्ड जो होती हैं वो पोलर होती हैं, लेकिन पोलर होने के बाद भी सॉल्युबिलिटी एक चीज़ पर डिपेंड करती है, किस पर? इफ़ द कंपाउंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, अगर वो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ, देन इट इज़ सोल्यूबल, तो वो कैसा होगा? सोल्यूबल होगा। अदरवाइज इट इज़ इनसोल्यूबल, नहीं तो ये कैसा होगा? इनसोल्यूबल होगा। कि अगर कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ तो वो सोल्यूबल होगा, और अगर कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है वाटर के साथ तो वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। कि ऑर्गेनिक के केस में कि अगर कोई कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है, तो सोल्युबिलिटी जो है, द सोल्युबिलिटी decreases as the number of carbon atoms increases, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। कम क्यों होगी? क्यों? बिकॉज हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्योंकि जो ऑर्गेनिक पार्ट है, बिकॉज हाइड्रोकार्बन पार्ट दैट इज हाइड्रोफोबिक, कैसा है वो? हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर भागने वाला है, दैट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, या फिर हम लोग बोल रहे हैं नॉन पोलर पार्ट, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर और इमिसिबल विद वाटर, कि एल्काइल हैलाइड जो है RX जो हैं वो पोलर है, कि X इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस के कारण डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, पोलर बॉन्ड है ये, पर इमिसिबल विद वाटर। तो हमने कहा था पोलरिटी होते हुए भी सॉल्युबिलिटी एक चीज़ पर डिपेंड करती है, किस पर? हाइड्रोजन बॉन्ड पर। तो हम लोग कहेंगे एल्काइल हैलाइड्स पोलर जरूर हैं, बट दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, लेकिन वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते एक्सेप्ट RF, किसको छोड़कर? RF को, मतलब फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोरीन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ। तो हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स तो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर, कि एल्काइल हैलाइड्स पोलर बॉन्ड होते हुए भी वाटर में इनसोल्यूबल है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकती, क्योंकि वाटर सिर्फ मेनली 3 के साथ ही बनाता है, किस किस से था? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, मेनली 3 के साथ ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कुछ थोड़ा बहुत पार्टीशन क्लोरीन के साथ बनता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। अब कहता है अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन मतलब क्या हो गया? CH3Br, ठीक है। ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म मतलब CHBr3। क्लोरोमीथेन मतलब CH3Cl। डाईब्रोमोमीथेन मतलब CH2Br2। तो आपके हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना है? देखिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है सब में, ठीक है। क्या अलग है? पहले तो मैं तो 1 Br, उसके बाद 3 Br, लास्ट वाले में 2 Br और 1 Cl। तो Br वाले का Cl से तो ज़्यादा होगा, पहली बात, ठीक है। तो Br वाले की बात कर लें तो Br में जिसका सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास किसका? CHBr3, क्योंकि मैंने क्या कहा था सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है तो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, देखो ब्रांच चेन हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है लेकिन हेलोजन चेंज हो गए तो हेलोजन देखो मोलिकुलर मास ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, CHBr3। उसके बाद क्या हो गया? CH2Br2। उसके बाद क्या हो जाएगा? CH3Br
आफ्टर दैट क्या, CH3Cl। एक ये ऐसा ही है, 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड 1 क्लोरोपेन, ये खुद करके देखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। अभी बताया कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर से ज़्यादा होगा बिकॉज पैरा आइसोमर इज़ मोर सिमेट्रिकल एंड लाइज बेटर इनटू द लैटिस। जो वहाँ पे लिखा गया था कि पैरा आइसोमर इज़ मोर सिमेट्रिकल एंड लाइज बेटर इनटू द लैटिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई इज़ क्लोरोइथेन इनसोल्युबल इन वाटर। कि क्लोरोइथेन जो है वो वाटर में इनसोल्युबल है। रीज़न क्या है, क्योंकि वो वाटर के साथ क्या नहीं बना सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। एलो एल्केन्स इजीली डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो देखिए आपने फर्स्ट रूल पढ़ा था सॉल्युबिलिटी का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहाँ पर सॉल्युबिलिटी किसके अंडर, जो लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन्स इजीली डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज हेलो एल्केन्स आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। हेलो एल्केन्स आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड रूल क्या है, रूल है लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है। मतलब इसलिए नॉन पोलर है, नॉन पोलर में सोल्यूबल होंगे। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्लोरोबेंजीन बना दिया हम लोगों ने, पीछे भी एक बार हम लोग बात कर रहे थे रिएक्टिविटी की, हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स की रिएक्टिविटी की। ये देखिए दैट इज क्लोरोबेंजीन, और दैट इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये है क्लोरोबेंजीन और ये है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। देखिए समझाऊंगा, लिखेंगे आप लोग खुद ही, इसलिए ढंग से समझ लेना, ठीक है। अब इसके बाद कहता है क्लोरीन, और यहाँ पर ये बॉन्ड कैसी है, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 वाले की ज़्यादा होती है किससे, sp3 वाले से। अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या हुआ, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ना चाहेगी, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेगी। तो जल्दी से नहीं छोड़ना चाहेगी मतलब ये बॉन्ड जो है वो लेस पोलर है, और ये बॉन्ड जो है वो मोर पोलर है। तो ये बॉन्ड जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगी ना भैया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड है मतलब कार्बन क्लोरीन की जो बॉन्ड है ये लेस पोलर है। कैसी है, लेस पोलर। और यहाँ पर जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये जो कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड है ये मोर पोलर है। और आप लोगों ने +1 में एक चीज़ पढ़ी होगी, दैट इज़ डाइपोल मोमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, कि डाइपोल मोमेंट जो है वो पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और पोलैरिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट, किसकी, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी किससे, क्लोरोबेंजीन से। यही क्वेश्चन था। फिर दोबारा से देख लेते हैं कि भैया ये तो हमें पता है कि बेंजीन में, क्लोरोबेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है मतलब वो जो है वो बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये बॉन्ड लेस पोलर है और ये बॉन्ड मोर पोलर है। लेस पोलरिटी है तो इसका मतलब इसके डाइपोल मोमेंट कम, क्योंकि हम लोगों ने +1 में भी पढ़ लिया था कि डाइपोल मोमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी। एक चीज़ और करेंगे, अगर हम लोगों ने बात करें कि डाइपोल मोमेंट जो है, हमने पीछे पढ़ा था जब +1 में थे कि म्यू जो है इज इक्वल्स टू Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज की तो बात हो गई कि इसमें कम चार्ज है, इसमें ज़्यादा चार्ज है,
इसमें क्लोरीन पे कम चार्ज, इसमें क्लोरीन पे ज़्यादा चार्ज, तो कम चार्ज है इसलिए कम डाइपोल मोमेंट। अब एक डिस्टेंस की भी बात कर लें, ठीक है। अब कहता है डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड जो है वो कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड छोटी है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड जो है वो बड़ी है ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसलिए इसकी डिस्टेंस भी इसकी कम हो गई और पोलरिटी भी कम हो गई। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। तो जैसे ऐसा डिस्टेंस कम क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस इसलिए कम हो कि देखो जब आप लोग डीलोकलाइजेशन करते हो तो क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कितने इलेक्ट्रॉन थे 7, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन के कारण यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, बेंजीन को, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो डीलोकलाइजेशन के कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी हो गई, कम हो गई। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन आने से कैसा चार्ज, नेगेटिव, यहाँ पर कैसा पॉजिटिव, ठीक है। बाकी बॉन्ड एज इट इज, ऐसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे बना सकते हो। तो हम लोग बोलते हैं, दोबारा से बोल रहा हूँ, पहला क्या था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये लेस पोलर, ये मोर पोलर, इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, इसकी डाइपोल मोमेंट कम। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन बोल सकते हैं कि भैया डीलोकलाइजेशन होने के कारण, डीलोकलाइजेशन कब होगा, जब इसके पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बेंजीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया कार्बन और क्लोरीन का, जिससे बॉन्ड लेंथ कम हो गई। लेकिन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कैसी बॉन्ड है, सिंगल, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आप लोग यहाँ पे तो कहते सर यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, फिर फ़र्क क्या है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, किसी कारण आ जाएगा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन the carbon chlorine bond in chlorobenzene acquires partial double bond character। ओके, ये दो रिएक्शंस रह गई थी, ये दो रिएक्शन देख लेते हैं एक बार कि रिएक्शन जो है हेलोएरिन्स की विद NaNO2 इन लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पर NaNH2 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, मतलब ब्रोमोबेंजीन जो है उसमें NH2 की Br की जगह पे क्या आ जाएगा, NH2, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक रिएक्शन यहाँ पर रिएक्शन विद CuCN एंड pyridine, कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CuCN के साथ कराई जाए pyridine में। ये आप लोगों ने इस तरह की सैंडमियर में भी पढ़ा होगा कि भैया CuCN के साथ करा दी जाए तो क्या बनता है, बेंजोनाइट्राइल। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेना अभी अपने फर्दर के लिए कि इस बेंजोनाइट्राइल का अगर आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वो आपको बेंजामाइड देगा, अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वो आपको बेंजोइक एसिड देगा, और अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, रिडक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बेंजाइल अमाइन। इस रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन, ठीक है। अगर आप इसका रिडक्शन करते हो तो बेंजाइल अमाइन, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हो तो बेंजामाइड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हो तो बेंजोइक एसिड। ये तीनों याद करना, बेंजोनाइट्राइल से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। कई बार आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन रहता है कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजाइल अमाइन, तो बेंजीन से पहले क्या बनाओगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट करोगे किसमें, बेंजोनाइट्राइल में, और फिर मेंडियस रिडक्शन कर लोगे। कई बार बोलते हैं कि बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, तो क्लोरोबेंजीन से कहाँ पहुँच जाओगे, इससे बेंजोइक एसिड। कई बार बोलते हैं कि बेंजीन टू बेंजामाइड, तो बेंजीन से बेंजामाइड में पहुँच जाओगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है, कुछ नोट है एक दो वो पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। सबसे पहला नोट आया फ्रियोन्स। फ्रियोन्स क्या होते हैं कि भैया क्लोरो फ्लोरो
कंपाउंड मीथेन और इथेन के जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड हैं, मीथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड जिसमें सभी हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन से रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब मीथेन इथेन में जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं उसे हम लोग हेलोजन से रिप्लेस कर दें, उन्हें हम लोग कहते हैं फ्रियोन्स। ठीक है, तो फ्रियोन्स क्या हुए? क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं। किसको हटाते हैं? हाइड्रोजन को हटाते हैं। तो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन इन विच ऑल द हाइड्रोजन, जिसमें सभी हाइड्रोजन एटम हटा दी जाएँ, किसके द्वारा? हेलोजन एटम के द्वारा। अब कहता है इनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम गिन के, कि जितने फ्लोरीन एटम हैं, जितने मतलब नॉर्मली मान लीजिए 10 प्लस करना है हम लोगों को। CF4 तो 10 + 4 14, CF3Cl 10 + 3 13, CF2 10 + 2 12, CFCl3 10 + 1 एक ही फ्लोरीन 10 + 1 11। तो मतलब 10 में प्लस कर देंगे सभी फ्लोरीन को। ठीक है, तो फ्रियोन्स का नंबर कैसे देंगे कि भैया 10 प्लस जितने भी फ्लोरीन एटम हैं वो। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ फ्रियोन 12। तो फ्रियोन 12 इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज होता है फ्रियोन्स 12। इसकी प्रिपरेशन क्या है कि अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो आपको CCl2F2 देगा, दैट इज़ स्वार्ट्स रिएक्शन है ये, और ये क्या बन गया? फ्रियोन 12। ठीक है, इट्स ऑल्सो यूज एज प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स। जैसे हम लोग बताएं दवाई फेंकने के लिए, हम लोग दवाइयाँ फेंकते, खेतों में दवाइयाँ छिड़की जाती है ना, जैसे ऊपर से एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज दिखती है आपको और वो खेतों में दवाई छिड़क रही होती है, तो उसको एज यूज एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसोल एंड फोम्स। फोम्स मतलब जैसे हेयर स्प्रेज है, डिओड्रेंट्स है, शेविंग क्रीम्स है, क्लिनसर, इंसेक्टिसाइड्स है, तो वहाँ पर किसका यूज़ है? फ्रियोन्स का। मतलब जिसको बटन दबाते ही आपके उसके वो गैस उसमें से बाहर निकल जाए, तो वो उसमें क्या यूज़ हो रहा है? फ्रियोन्स। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग देखें जब भी कोई, तो प्रोपेलेंट यहाँ पर क्या हो? प्रोपेलेंट वो गैस है दैट इज़ यूज्ड इन स्प्रे कैंस टू फोर्स द कंटेंट आउट ऑफ द कैन व्हेन यू प्रेस द बटन। कि आप बटन दबाओ तो वो फोर्स जो कंटेंट्स को, जो उसमें कंटेंट है उस कंटेंट को बाहर निकालती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेलेंट। ठीक है, DDT क्या है? डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। ये आपने पहले भी पढ़ लिया होगा छोटी क्लासों में। DDT डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन सबसे पहले कब बनाया गया? 1873 में। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके इनका इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी जो है इसकी डिस्कवर्ड हुई थी 1939 में एक स्विस केमिस्ट के द्वारा, जिसका नाम है पॉल हरमन मूलर। क्या नाम है? पॉल हरमन मूलर। इसकी प्रिपरेशन कहते हैं, कैसे कहते हैं कि अगर क्लोरोबेंजीन को, किसको? क्लोरोबेंजीन को अगर हम लोग ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करें, यानी कि क्लोरल बोलते हैं, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड क्या बोलते हैं? क्लोरल। तो क्लोरोबेंजीन को अगर ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो हम लोगों को DDT दे देता है। ठीक है, जैसे 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे क्लोरोबेंजीन जुड़ा है 4 क्लोरोफिनाइल 2 बायस 4 क्लोरोफिनाइल, और 1 नंबर पे क्या है? 1 ट्राई क्लोरोइथेन, दैट इज इसका IUPAC नेम। ठीक है, तो बायस 4 क्लोरोफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन, या फिर डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। डाई क्लोरो 2 क्लोरीन है, डाईफिनाइल 2 फिनाइल है, ट्राई क्लोरो 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, इथेन, ये इसका नाम। यूज्ड एन इंसेक्टिसाइड वाइडली यूज्ड फॉर शुगर केन एंड फूडर क्रॉप्स वगैरह जो हैं वहाँ पर उसमें मॉस्किटोज़ वगैरह को, जो फसल वगैरह वहाँ में मॉस्किटोज़ वगैरह को और अदर इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अब ये कहता है वेरी इफ़ेक्टिव अगेंस्ट एनोफिलस। एनोफिलस नाम का एक मॉस्किटो होता है जो कि मलेरिया फैला रहा है, उसको मारने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वेरी इफ़ेक्टिव अगेंस्ट एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, एंड लाइस। लाइस क्या होती है? जूं। जूं मतलब सुना होगा, या नहीं पता हो तो घर वालों से पूछ लेना, बता देंगे। जूं दैट कैरी टाइफस, जिससे आदमी को फीवर हो जाता है। DDT USA में 1973 में बैन हो गया था। उसके बाद थर्ड है दैट इज़ BHC। BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, C6H6Cl6। ठीक है, तो अगर बेंजीन को 3Cl2 के साथ रिएक्शन करें इन UV लाइट में तो वो आपको BHC देता है। BHC का दूसरा नाम गैमेक्सेन या लिंडेन या फिर 666। इसका एक 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये नाम भी दे सकते हैं। BHC के बारे में एक चीज़ याद रखना, BHC अकर्स इन 9 स्टीरियो आइसोमरिक फॉर्म।
बट गामा आइसोमर इज मोस्ट पावरफुल इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इसका जो गामा आइसोमर है, तो आपसे BHC के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा कि इसके आइसोमरिक कितने होते हैं, तो 9 स्टीरियो आइसोमरिक फॉर्म होते हैं। कि क्या नाम नहीं पूछेगा कभी भी, नाम आपको मिलेंगे भी नहीं कभी भी। और यहाँ पर आवाज़ कम होगी नहीं। एंड गामा आइसोमर बोले कौन सा सबसे पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, तो गामा आइसोमर जो है वो सबसे पावर इंसेक्टिसाइड है। उसके बाद करें यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड, उसको पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज़ करते हैं इन एग्रीकल्चर किलिंग टर्माइट, जैसे घर में दीमक वगैरह लगी हुई तो उसमें BHC का यूज होता है। ठीक है, अब एक यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे थे आपने कि एक ये दिया गया आपको C6H5CH2Cl बेंजीन के साथ CH2Cl, ठीक है, और दूसरा दिया गया बेंजीन CHCl बेंजीन, ठीक है, C6H5CHCl बेंजीन, एक ये फर्स्ट और एक ये सेकेंड। ठीक है, अब आप देखें इसको, तो यहाँ पर बताना विच इज़ मोर इजीली हाइड्रोलाइज बाय एक्वस KOH। तो इजीली हाइड्रोलाइज एक्वस KOH के साथ करोगे तो क्या होना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आप KOH एक्वस के साथ कर रहे हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो टाइप थी, एक SN1 और एक SN2। यहाँ पर मेरे को नहीं बोला गया कि मैं SN1 के लिए बताऊँ या SN2 के लिए, तो मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। SN1 के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या थी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना डिग्री है भाई, ये है 2 डिग्री। देखो कार्बन जिस हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कितने से, एक और एक 2 कार्बन से, ये कार्बन एक से ही 1 डिग्री। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंड इज़ मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। उसके बाद बोला गया SN2 की तरफ बताएं तो SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक मिथाइल भी आ गए, मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहाँ पर फर्स्ट इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंड, बस यही बताना है। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आपने एक सेकेंड क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन NBUBr। तो BU मतलब है यहाँ पर ब्यूटेन, मतलब CH3 CH2 CH2 CH2Br प्लस KCN। तो देखिए जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने केस ऑफ NaCN KCN ये लिया था। तो हमने बोला था कि CN जो है वो एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है मतलब अटैक या तो कार्बन साइड से होगा या फिर नाइट्रोजन साइड से होगा। KCN हमने कहा था कि बॉन्ड कैसी है, आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड है तो किस किस में टूटेगा, K पॉजिटिव में, CN नेगेटिव में। तो कार्बन और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड बनेगी वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी, तो इसलिए वही लिखना है जो वहाँ पर लिखा था। BU से मत डरना, BU मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन जो होता है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई Br और Mg की, तो क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पर मैग्नीशियम जब साइक्लो इस रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, MgBr। फर्दर जब H2 के साथ करोगे, H2 में क्या, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, H जो है वो MgBr को रिप्लेस कर देगा प्लस MgOH Br। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया R क्या है, जो आपने R की लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले रिएक्शन लिख लें RMgBr। आप लोग यहाँ पर D2 देख के घबराए, D2 मतलब हैवी वाटर जो है, तो D पॉजिटिव प्लस में OD नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा RD पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी RD प्लस MgOD और Br। तो ये जो D जिससे जुड़ा होगा उसी से पिछले स्टेप में क्या जुड़ा होगा, MgBr। देखिए ढंग से देखिए, ये जो D जुड़ा हुआ है इससे पिछले स्टेप में इसी से क्या जुड़ा होगा, MgBr। इससे पिछले स्टेप में इसी से क्या जुड़ा होगा, Br। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, दैट इज़ 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है वो आपका R। अब ये भी बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इस तरफ एरो बना हुआ है, वो इस तरफ नहीं है, वो एरो इस तरफ है, और ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन है तो पहले ये पता लगाओगे तो R डैश क्या आ जाएगा, R डैश आ जाएगा CH3CH3CH3X। ठीक है, इसकी रिएक्शन करोगे फिर Mg के साथ, फिर D2 के साथ, तो आप
ये क्वेश्चन खुद करें आगे। ठीक है, मेरे हिसाब से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपके क्वेश्चंस भी हो चुके हैं, और कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप मुझे सेंड करें, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। कल टेस्ट होगा फिर इसका। ठीक है, ओके।